हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं वरदान की कहानी का आगे का सफ़र। आंखें पृथ्वी में गड़ गईं और एक सिसकी ने हृदय वेदना की वह अगाध कथा वर्णन की जिसका होना वाणी द्वारा असंभव था। विदाई का दिन लड़कियों के लिए कितना शोकमय होता है। बचपन की सब सखियों सहेलियों माता पिता भाई बंधु से नाता टूट जाता है। यह विचार कि मैं फिर भी इस घर में आ सकूंगी उसे तनिक भी संतोष नहीं देता, क्योंकि अब वह आएगी तो अतिथि भाव से आएगी। उन लोगों से विलग होना जिनके साथ जीवन उद्यान में खेलना और स्वतंत्र वाटिका में भ्रमण करना उपलब्ध हुआ हो, उसके हृदय को विदीर्ण कर देता है। आज से उसके सिर पर ऐसा भार पड़ता है जो आमरण उठाना पड़ेगा। विरजन का श्रृंगार किया जा रहा था। नायन उसके हाथों व पैरों में मेहंदी लगा रही थी, कोई उसके बाल गूंथ रही थी, कोई जूड़े में सुगंध बसा रही थी। पर जिसके लिए ये तैयारियां हो रही थीं, वह भूमि पर मोती के दाने बिखेर रही थी। इतने में बाहर से संदेशा आया कि मुहूर्त टला जाता है, जल्दी करो। सुबामा पास खड़ी थी। विरजन उसके गले लिपट गई और अश्रु प्रभा का आतंक, जो अब तक दबी हुई अग्नि की तरह सुलग रहा था, अकस्मात ऐसा भड़क उठा मानो किसी ने आग में तेल डाल दिया है। थोड़ी देर में पालकी द्वार पर आई। विरजन पड़ोस की स्त्रियों से गले मिली, सुवामा के चरण छुए। तब दो तीन स्त्रियों ने उसे पालकी के अंदर बिठा दिया। उधर पालकी उठी, इधर सुमामा मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी, मानो उसके जीते जी ही कोई उसके प्राण निकाल कर लिए जाता हो। घर सूना हो गया। सैकड़ों स्त्रियों का जमघट था, पर एक विरजन के बिना घर फाड़े खाता था। जैसे सिंदूर की लालिमा से मांग रच जाती है, वैसे ही विरजन के आने से प्रेमवती के घर की रौनक पड़ गई। सुबामा ने उसे ऐसे गुण सिखाए थे कि जिसने उसे देखा मोह गया। यहाँ तक कि सेवती की सहेली रानी को भी प्रेमवती के सम्मुख स्वीकार करना पड़ा कि तुम्हारी छोटी बहू ने हम सबों को रंग फीका कर दिया। सेवती उससे दिन दिन भर बातें करती और उसका जीना उठता। उसे अपने गाने पर अभिमान था, पर इस क्षेत्र में भी ब्रिजन बाजी ले गई। अब कमलाचरण के मित्रों ने आग्रह करना शुरू किया, भाई, नई दुल्हन घर में लाए हो, कुछ मित्रों की भी फिक्र करो। सुनते हैं परम सुंदरी पाए हो। कमलाचरण को रुपए तो ससुराल से ही मिले थे। जेब खनखना कर बोले, अजी दावत लो, शराबें उड़ाओ। हाँ, बहुत शोरगुल न मचाना, नहीं तो कहीं अंदर होगी तो समझेगी कि ये गुंडे हैं। जब से वह घर में आई है मेरे तो होश उड़े हुए हैं। कहता हूँ, अंग्रेजी फारसी संस्कृत अल्लम गल्लम सभी घोटे बैठी है। डरता हूँ कहीं अंग्रेजी में कुछ पूछ बैठी या फारसी में बातें करने लगी तो मुंह ताकने के सिवा और क्या करूँगा, इसलिए अभी जी बचाता फिरता हूँ। यूं तो कमलाचरण के मित्रों की संख्या अपरिमित थी। नगर के जितने कबूतरबाज कनकौएबाज गुंडे थे, सब उनके मित्र थे। पर सच्चे मित्रों में केवल 5 महाशय थे और सभी के सभी फक्के मस्त छिछोरे थे। इनमें सबसे अधिक शिक्षित मियाँ महीजीत थे। ये कचहरी में अरायजनवीसी किया करते थे। जो कुछ मिलता वह सब शराब की भेंट करते। दूसरा नंबर हसीब खां का था। इन महाशय ने बहुत पैतृक संपत्ति पाई थी, पर 3 वर्ष में सब कुछ विलास में लुटा दी। अब यह ढंग था कि शाम को सज सज कर गलियों में धूल फाँकते फिरते थे। तीसरे हजरत सैयद हुसैन थे, पक्के ज्वारी, नाल के परम भक्त, सैकड़ों के दाव लगाने वाले। स्त्री के गहनों पर हाथ मांजना तो नित्य का इनका काम था। शेष 2 महाशय राम सेवकलाल और चंदूलाल कचहरी में नौकर थे। वेतन कम पर ऊपरी आमदनी बहुत थी। आधी सुरापान की भेंट करते थे, आधी भोग विलास में उड़ाते। घर में लोग भूखे मरे या भिक्षा मांगे, इन्हें केवल अपने सुख से काम था। सलाह तो हो चुकी थी। 8 बजे तक डिप्टी साहब लेटे तो ये 5 जने इकट्ठे हुए और शराब के दौरे चलने लगे। 5 पीने के अभ्यस्त थे। जब नशे का रंग जमा, बहक बहक कर बातें करने लगे। मजीद ने कहा, क्यों भाई कमलाचरण, सच कहना, स्त्री को देखकर जी खुश हो गया है कि नहीं? कमला ने कहा, अब आप बहकने लगे हैं, क्यों? राम सेवक ने कहा, बदला क्यों नहीं देते? इतने में झेपने की कौन सी बात है? कमला ने कहा, बदला क्या, अपना सिर दूं? कभी सामने जाने का संयोग भी तो हुआ हो।
कल किवाड़ की दरार में एक बार देख लिया था, अभी तक चित्र आंखों पर फिर रहा है। चंदूलाल ने कहा, मित्र तुम बड़े भाग्यवान हो। कमला ने कहा, ऐसा व्याकुल हुआ कि गिरते गिरते बचा, बस परी समझ लो। मजीद ने कहा, तो भाई यह दोस्ती किस दिन काम आएगी, एक नज़र हमें भी दिखलाओ। सैयद ने कहा, बेशक दोस्ती के यही माने हैं कि आपस में कोई पर्दा ना रहे। चंदूलाल ने कहा, दोस्ती में क्या पर्दा, अंग्रेजी को देखो। बीवी डोली से उतरी नहीं कि यार दोस्त हाथ मिलाने लगे। राम सेवक ने कहा, मुझे तो बिना देखे चैन ना आएगा। कमला ने एक धप लगाकर कहा, जीभ काट ली जाएगी समझे। राम सेवक, कोई चिंता नहीं, आंखें तो देखने को रहेंगी। मजीद ने कहा, भाई कमलाचरण, बुरा मानने की बात नहीं, अब इस वक्त तुम्हारा फर्ज है कि दोस्तों की फरमाइश पूरी करो। कमला ने कहा, अरे तो मैं नहीं कब करता हूँ। चंदूलाल ने कहा, वाह मेरे शेर, यही मर्दों की सी बात है, तो हम लोग बन ठन कर जाएं क्यों। कमला ने कहा, जी ज़रा मुंह में कालिक लगा लीजिएगा, बस इतना बहुत है। सैयद ने कहा, तो आज ही ठहरी ना। इधर तो शराब उड़ रही थी, उधर बिरजन पलंग पर लेटी हुई विचार में मग्न हो रही थी। बचपन के दिन भी कैसे अच्छे होते हैं, अगर वे दिन एक बार फिर आ जाते। आह कैसा मनोहर जीवन था, संसार प्रेम और प्रीति की खान था। क्या वह कोई अन्य संसार था, क्या उन दिनों संसार की वस्तुएं बहुत सुंदर होती थीं। इन्हीं विचारों में आंखें झपक गईं और बचपन की एक घटना आंखों के सामने आ गई। लल्लू ने उसकी गुड़िया मरोड़ दी, उसने उसकी किताब के 2 पन्ने फाड़ दिए। तब लल्लू ने उसकी पीठ में जोर से चुटकी ली और भाग गया। वह रोने लगी और लल्लू को कोस रही थी कि सुबामा उसका हाथ पकड़े आई और बोली, क्यों बेटी, इसने तुम्हें मारा है ना। यह बहुत मार मार कर भागता है, आज इसकी खबर लेती हूँ, देखूँ कहाँ मारा है। लल्लू ने डबडबाई आंखों से बिरजन की ओर देखा। तब बिरजन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे इन्होंने कहाँ मारा है, ये मुझे कभी नहीं मारते। यह कहकर उसका हाथ पकड़ लिया, अपने हिस्से की मिठाई खिलाई और फिर दोनों मिलकर खेलने लगे। वह समय अब कहाँ, रात अधिक बीत चुकी थी। अचानक बिरजन को जान पड़ा कि कोई सामने वाली दीवार धमाधम रहा है। उसने कान लगाकर सुना, बराबर शब्द आ रहे थे, कभी रुक जाते फिर सुनाई देते। थोड़ी देर में मिट्टी गिरने लगी। डर के मारे बिरजन के हाथ पांव फूलने लगे, कलेजा थक थक करने लगा। जी खड़ा करके उठी और महराजन को झिझोड़ने लगी। गिग्गी बंधी हुई थी, इतने में मिट्टी का एक बड़ा ठेला सामने गिरा। महराजन चतुर स्त्री थी, समझी कि चिल्लाऊंगी तो जाग हो जाएगी। उसने सुन रखा था कि चोर अपने सेंध में पांव डालकर देखते हैं, तब आप घुसते हैं। उसने एक डंडा उठाकर लिया, जब पैर डालेगा तो ऐसा तान कर मारूंगी कि टांग टूट जाएगी। पर चोर ने पांव के स्थान पर सिर सेंध में से निकाला। महराजन घात में थी ही, डंडा चला दिया। खटके की आवाज आई, चोर ने झट सिर खींच लिया और एक कहता हुआ सुनाई दिया, उफ मार डाला। खोपड़ी झन्ना गई। फिर कई मनुष्यों के हंसने की आवाज आई और सन्नाटा हो गया। इतने में और लोग भाग खड़े हुए और शेष रात बातचीत में ही व्यतीत हुई। प्रातःकाल जब कमलाचरण घर में आए तो नेत्र लाल थे और सिर में सूजन थी। महराजन ने निकट जाकर देखा, फिर आकर बिरजन से कहा, बहू एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगी। बिरजन ने कहा, बुरा क्यों मानूंगी, कहो क्या कहती हो। महराजन ने कहा, रात को सेंध पड़ी थी, वह चोरों ने नहीं लगाई थी। बिरजन ने कहा, फिर कौन था। महराजन ने कहा, घर के ही भेदी थे। बाहरी कौन था, कोई नहीं। बिरजन ने कहा, क्या किसी की कहार की शरारत थी। महराजन ने कहा, नहीं, कहारों में से कोई ऐसा नहीं है। बिरजन ने कहा, फिर कौन था, स्पष्ट क्यों नहीं कहती। महराजन ने कहा, मेरी जान में तो छोटे बाबू थे, मैंने जो लकड़ी मारी थी वही उनके सिर में लगी और सिर फूला हुआ है। इतना सुनते ही बिरजन की भिरकुटी चढ़ गई, मुखमंडल अरुण हो आया। क्रुद्ध होकर बोली, महराजन होश संभाल कर बातें करो, तुम्हें यह कहते हुए लाज नहीं आती। तुम्हें मेरे सम्मुख ऐसी बात कहने का साहस कैसे हुआ। साक्षात मेरे ऊपर कलंक का टीका लगा रही हो। तुम्हारे बुढ़ापे पर दया आती है, नहीं तो अभी तो मैं यहाँ से खड़े खड़े निकलवा देती, तब तुम्हें पता होता कि जीभ को वश में न रखने का क्या फल होता है। यहाँ से उठ जाओ, मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना, और ऐसे देखती हूँ तो जोर सा चढ़ रहा है।
तुम्हें इतना ना समझ पड़ा कि मैं कैसा वाक्य मुंह से निकाल रही हूँ। उन्हें ईश्वर ने क्या नहीं दिया है। सारा घर उनका है। मेरा जो कुछ है उनका है। मैं स्वयं उनकी चेरी हूँ। उनके संबंध में तुम ऐसी बात कह बैठी। पर जिस बात पर ब्रजन इतना क्रोधित हुई, उसी बात पर घर के और लोगों को विश्वास हो गया। डिप्टी साहब के कान में भी बात पहुंची। वे कमलाचरण को उससे अधिक दुष्ट प्रकृति समझते थे जितना वह था। वह हुआ कि कहीं यह महाशय बहू के गहनों पर न हाथ बढ़ाए। अच्छा हो कि इन्हें छात्रावास में भेज दूं। कमलाचरण ने यह उपाय सुना तो बहुत छटपटाया, पर कुछ सोचकर छात्रावास चला गया। विरजन के आगमन से पूर्व कई बार यह सलाह हुई थी, पर कमला के हट के आगे एक भी न चलती थी। यह स्त्री की दृष्टि में गिर जाने का भय था जो अब की बार उसे छात्रावास ले गया। पहला दिन तो कमलाचरण ने किसी प्रकार छात्रावास में काटा, पर प्रातः से शाम तक सोते बिताया। दूसरे दिन ध्यान आया कि आज नवाब साहब और तीखी मिर्जा के बटोरों में बड़ाऊ जोड़ है। कैसे कैसे मस्त पट्टे हैं। आज उनकी पकड़ देखने योग्य होगी। सारा नगर फट पड़े तो आश्चर्य नहीं। वह सोचते सोचते वह उठा और बात की बात में अखाड़े में था। यहाँ आज बड़ी भीड़ थी। एक मेला सा लगा हुआ था। भिस्ती छिड़काव कर रहे थे। सिगरेट वाले, खोमचे वाले और तंबोली सब अपनी अपनी दुकानें लगाए बैठे थे। नगर के मनचले युवक अपने हाथों में बटेर लिए या मखमली अंडों पर बुलबुलों को बिठाए मटर गश्ती कर रहे थे। कमलाचरण के मित्रों की यहाँ क्या कमी थी। लोग उन्हें खाली हाथ देखते तो पूछते, अरे राजा साहब, आज खाली हाथ कैसे? थैंक यू फॉर वॉचिंग।